गांधी जी ने अपने जीवन में कुछ गलतियां जरूर की थी, लेकिन उनकी हत्या को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कैसे एक आतंकवादी के लिखे हुए प्रोपेगेंडा को भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट कर रही है। अगर गोडसे को यह इतना ही आसान लगा तो गोडसे के पार्टी हिंदू महासभा ने आर्म्ड रेवोल्यूशन क्यों नहीं किया? इसलिए गोडसे ने खुद को जस्टिफाई करने के लिए ऊनो रिवर्स कार्ड खेला, यानी कि पार्टीशन करना गांधी की नहीं, गोडसे और उसके संगठन की आइडियोलॉजी थी। गांधी जी को आज आरएसएस के द्वारा एक बेवकूफ अडियल बुड्ढे की तरह दिखाया जाता है जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। एसपी फिलॉसफी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नाथूराम गोडसे के फिलॉसफी के बारे में। 5 सितंबर 2025 विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था द बंगाल फाइल्स। इसमें उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कुछ दिखाया गया था, लेकिन साथ में एक और आदमी को विलन की तरह दिखाने की कोशिश की गई, जिनका नाम है महात्मा गांधी। गांधी जी को एक विलन की तरह दिखाना कोई नई बात नहीं है। नफरत फैलाने वाले ये काम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से गांधी को डिफेम किया गया, जैसे डायलॉग्स दिखाए गए, उससे कोई भी गांधी को नफरत की नजर से देखने लगेगा। कोई भी रावण किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगाता है तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपनी जीभ को जोर से काटकर या सांस रोककर अपने प्राणों को त्याग सकती है। वही असली साहस है। अनुपम खेर से मेरा एक सवाल है, क्या आपको गांधी जी के गेटअप में ऐसी वाहियात डायलॉग बोलते हुए शर्म नहीं आई? इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि गांधी जी ने कभी ऐसा कहा हो, बल्कि गांधी जी ने तो कहा था, When a woman is assaulted, she may not stop to think in terms of ahimsa or himsa. Her first duty is self-protection. She is at liberty to use every method to defend her honor. God has given her nails and teeth. She must use them with all her strength and if need be, die in the effort. गांधी जी का फिल्म में दिखाया गया बयान असली नहीं था, बल्कि ये एक झूठा क्लेम था नाथूराम गोडसे का। ये नफरत फैलाने वाले लोग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पर बात नहीं करते, लेकिन एक आतंकवादी के खुद को बचाने के लिए कही गई झूठी दलील को सच की तरह प्रेजेंट करते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में कुछ गलतियां जरूर की थी, लेकिन उनकी हत्या को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए गोडसे और आरएसएस ने कुछ गलत खबर फैलाई थी गांधी के बारे में, ताकि गांधी के असैसिनेशन को वो जस्टिफाई कर सकें। और आज उन झूठी दलीलों को आरएसएस ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ट्रेंड करा के लाखों लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है। अब किसी ने अगर इतिहास पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे क्लेम्स झूठे हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है। फिर भी अगर आपको ये सच लगता है तो मैं आप लोगों को इतिहास याद दिला देता हूं। पहले बात करते हैं देश के विभाजन और उसमें गांधी के रोल के बारे में। टू नेशन थ्योरी की बात सबसे पहले जिन्ना ने नहीं करी। जिन्ना ने तो यह मुद्दा 1940 में पहली बार उठाया था, लेकिन उससे भी पहले इस आइडिया को प्रपोज किया था विनायक सावरकर ने। इसमें हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट सावरकर ने यह स्टेटमेंट दिया कि भारत एक देश बनकर नहीं रह सकता। हिंदू और मुस्लिम ये दो अलग अलग नेशन हैं। नाथूराम गोडसे आरएसएस के साथ हिंदू महासभा का भी मेंबर रहा था। वो सावरकर को अपना गुरु मानता था, यानी कि पार्टीशन करना गांधी की नहीं, गोडसे और उसके संगठन की आइडियोलॉजी थी। गांधी जी ने तो अपनी जी जान लगा दी पार्टीशन को रोकने के लिए। अगर गोडसे को पार्टीशन करने वालों को ही मारना था तो सबसे पहले अपने गुरु सावरकर को मारता, या फिर जाकर पहले जिन्ना को मार देता, या फिर किसी अंग्रेज को मारता। पार्टीशन करने में सबसे बड़ा हाथ तो अंग्रेजों का ही था। और ये जो तुम पूछ रहे हो कि गांधी ने पार्टीशन को क्यों नहीं रोका, तो कांग्रेस के लिए पाकिस्तान को बनने से रोकना पॉसिबल ही नहीं था। अंग्रेजों को काफी पहले से पता चल गया था कि एक दिन उन्हें भारत छोड़ना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने काफी पहले से पार्टीशन का प्लान बना लिया था। आजादी से पहले भी भारत में अंग्रेजों ने कई बार इलेक्शन कराए थे। इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके भारतीय पार्टियां प्रोविंशियल लेवल पर सरकार बना सकती थी, लेकिन यह इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं होता था। जैसे कि कुछ सीटों पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकते हैं और सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं जिनके पास जमीन है। मतलब इलेक्शन को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता था कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसी कम्युनल पार्टियों को बेनिफिट मिल सके, जिससे कि ये पार्टियां पावर में आकर भारत में हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वा पाएं। 1945 के इलेक्शन में 40 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3 करोड़ लोग ही वोट दे पाए थे। मुस्लिम लीग अपने एरिया में कई सालों तक ऐसा सिस्टम बनाने में लगा रहा जिससे पाकिस्तान का बनना लगभग तय था। पार्टीशन से पहले उन इलाकों में इतना वायलेंस हुआ
कि कांग्रेस के सारे नेताओं को मुस्लिम लीग की बात माननी ही पड़ी। कांग्रेस में सबसे पहले सरदार पटेल ने पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट किया, बाद में नेहरू को भी मजबूरी में इसको एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन अकेले गांधी जी ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग को कभी नहीं माना। इतने वायलेंस के बीच वो अकेले निकल पड़े थे लोगों को शांत करने। गांव गांव जाकर वो लोगों से मिले और कई जगह वायलेंस को रोका। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने देश के बंटवारे पर अग्री किया, तब गांधी जी वहां मौजूद ही नहीं थे। वो आम लोगों से मिलकर वायलेंस को रोकने में लगे हुए थे, एक आखिरी उम्मीद के साथ। गोडसे का दूसरा आरोप, गांधी जी की अहिंसा के कारण भारत की आजादी में देरी हुई। कांग्रेस को एक आर्म्ड रेवोल्यूशन करना चाहिए था, जिससे अंग्रेज पहले ही भारत से चले जाते। ऐसी बचकानी बातों को सच मानने वालों को मैं बोलना चाहूंगा, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। अगर कांग्रेस उस समय पर आर्म्ड रेवोल्यूशन कर देती तो वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाती। कांग्रेस के सारे एसेट को सीज कर लिया जाता और उन सब को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता, और फिर प्रोविंशियल इलेक्शन में उनकी जगह मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसी पार्टी ले लेती। उन लोगों की सरकार बन जाती जिनकी आर्म रेवोल्यूशन करने की तो छोड़ो, अंग्रेजों को आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं थी। ये पार्टियां अंग्रेजों से नहीं, आपस में ही वायलेंस खेलने लगते। पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच इतना ब्रूटल वायलेंस हो सकता था जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। अंग्रेज कई देशों में ऐसे ऑलरेडी कर चुके हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों को अंग्रेजों ने ऐसे ही कब्जा किया है। वहां के नेटिव लोगों को आपस में ही लड़वाकर मार दिया और खुद वहां पर रहने लगे। आज उन देशों में आपको 1-2% भी नेटिव लोग देखने को नहीं मिलेंगे, वहां सिर्फ आपको अंग्रेज ही मिलेंगे। अगर कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी की तरह इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करता, अगर गांधी जी अहिंसा का रास्ता ना अपनाते, तो शायद भारत आज अमेरिका की तरह बस एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया होता। भारत में आज सिर्फ ये गोरे रह रहे होते। आर्म्ड रेवोल्यूशन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और खासकर कांग्रेस के लिए तो ऐसा करना बुरी तरह बैकफायर करता भारत पर। अगर गोडसे को यह इतना ही आसान लगा, तो गोडसे के पार्टी हिंदू महासभा ने आर्म्ड रेवोल्यूशन क्यों नहीं किया? सावरकर ने आर्म्ड रेवोल्यूशन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे काला पानी भेज दिया गया। काला पानी पहुंचते ही सावरकर तुरंत अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। कई बार उसने मर्सी पटिशन लिखा और अंग्रेजों का चापुकार बन गया। इस चापुकारिता को देखकर ही अंग्रेजों ने उसे जेल से रिहा कर दिया, और सावरकर पूरी जिंदगी अंग्रेजों का चापुकार ही बना रहा। ऐसे आदमी को गुरु मानने वाला नाथूराम कोई रेवोल्यूशन की बात नहीं करे तो बेहतर है। आर्म्ड रेवोल्यूशन करना इतना आसान नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी आर्म्ड रेवोल्यूशन करने के लिए देश से बाहर जाकर जापान से मदद लेनी पड़ी थी। कई सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ा, उनसे फंड रेज करना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी HSRA ने जब आर्म्ड रेवोल्यूशन किया, तो उनको फंडिंग के लिए अंग्रेजों का ट्रेन लूटना पड़ा था। उन लोगों को आतंकवादी करार कर दिया गया था। पूरा भारत उन्हें आतंकवादी समझने लगा था और कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। भगत सिंह को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा, यह प्रूफ करने के लिए कि वो आतंकवादी नहीं, रेवोल्यूशनरीज हैं। भगत सिंह के सैक्रिफाइस की वजह से कई सारे लोग रेवोल्यूशन में जुट गए। ये बात सच है। लेकिन यह भी सच है कि भगत सिंह गांधी जी का काफी सम्मान करते थे। उन्होंने काफी सोच समझकर खुद को पकड़वाया था, क्योंकि वो जानते थे कि इस खबर को कांग्रेस के कई नेता पूरे देश के सामने लाएंगे। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, इन सब ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश करी और पूरे देश को बताया कि वो निर्दोष हैं। अगर कांग्रेस ना होती तो शायद भगत सिंह के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। HSRA को इतिहास से ही मिटा दिया जाता। अंग्रेजों के 200 सालों के राज में HSRA पहली पार्टी नहीं थी जिसने आर्म्ड रेवोल्यूशन किया। इससे पहले भी कई ऐसे संगठन आए थे, लेकिन आज हम उनको जानते नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें इतिहास से ही मिटा दिया। क्योंकि उस वक्त गांधी जी जैसा कोई नहीं था जो अहिंसा के रास्ते से पूरे देश को इसके बारे में बता सके। गोडसे ने यह भी आरोप लगाया था कि गांधी जी फादर ऑफ द नेशन कहलाने के लायक नहीं है। आर्म्ड रेवोल्यूशन से मना करके उन्होंने अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल किसने दिया था? खुद आर्म्ड रेवोल्यूशन करने वाले सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की काफी इज्जत करते थे, और गांधी जी ने भी उन्हें कभी आर्म्ड रेवोल्यूशन करने से मना नहीं किया था। जी हां, गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि आर्म्ड रेवोल्यूशन में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, क्योंकि देश को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस का अहिंसावादी बने रहना बहुत जरूरी था। क्योंकि कांग्रेस एक ही ऐसी पार्टी थी जो पावर में रहकर सारे धर्मों के लोगों को एक करके रख सकती थी। अगर उन्होंने ही हथियार उठा लिया तो वो पावर में ही नहीं रहेगी, फिर देश को कौन संभालेगा? गांधी जी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कहा कि अगर बोस के तरीके से भारत को आजादी मिलती है तो गांधी जी उनको सबसे पहले बधाई देंगे। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूं सुभाष, फिर भी अगर अपने तरीके से तुम भारत को स्वतंत्रता दिला सके तो देखना, सबसे पहले तुम्हारी पीठ थपथपाने में ही आऊंगा। यानी वो बोस को और उनके आर्म्ड रेवोल्यूशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। और आपको पता है उसे विरोध किसने किया था? खुद नाथूराम के गुरु सावरकर ने।
सावरकर ने भारतीयों को अंग्रेजों की आर्मी में भर्ती होने को कहा, अंग्रेजों का साथ देने को कहा, और यही लोग अंग्रेजों की आर्मी में भर्ती होकर आजाद हिंद फौज से लड़े थे, जिसके बाद आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। यानी कि आजाद हिंद फौज के हार के जिम्मेदार तो नाथूराम का गुरु सावरकर था। नेताजी तो इतने काबिल थे कि शायद वो पार्टीशन को भी रोक सकते थे, लेकिन वो नाथूराम जैसे लोग ही थे जिन्होंने इसे होने नहीं दिया। नाथूराम ने जिन जिन चीजों के लिए गांधी को दोष दिया, उन सब का जिम्मेदार तो वो खुद ही था। नाथूराम खुद पार्टीशन के फेवर में था। उसे लगा था कि सारे हिंदू पार्टीशन को सपोर्ट करेंगे और मुस्लिमों को पाकिस्तान भगा देंगे। गांधी को मारने पर लोग उसे एक हीरो की तरह देखेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गांधी के मौत के बाद लोगों ने गांधी का ही साथ दिया। इसलिए गोडसे ने खुद को जस्टिफाई करने के लिए ऊनो रिवर्स कार्ड खेला। उसने अपने जैसों के की हुई गलती का दोष गांधी जी पर ही लगा दिया और अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करके प्रेजेंट करने लगा। अब चलते हैं नाथूराम के तीसरे एलिगेशन पर। नाथूराम कहता है कि गांधी जी ने हिंदुओं को धोखा दिया, सिर्फ मुसलमानों का साथ दिया। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ हिंदुओं के खिलाफ, और उस वक्त हिंदुओं को बचाने के लिए गांधी जी पाकिस्तान जाना चाहते थे। उनको सबने मना किया ये कहकर कि पाकिस्तान में अभी बहुत खतरा है, अगर वो पाकिस्तान जाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने कहा कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, भले ही पाकिस्तान में उनकी हत्या हो जाए, लेकिन अगर वो पाकिस्तान जाएंगे तो शायद वो कुछ हिंदुओं को बचा सकते हैं। इसके लिए गांधी जी ने जिन्ना को यह रिक्वेस्ट किया कि उन्हें पाकिस्तान आने दिया जाए हिंसा को रोकने के लिए, लेकिन जिन्ना ने उनको वहां आने ही नहीं दिया। चौथा झूठा आरोप जो नाथूराम ने गांधी जी पर लगाए वो ये था कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया था। पार्टीशन से पहले यह अग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें से 20 करोड़ पहले दिया गया और 55 करोड़ देना बाकी था। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो इन पैसों को रोक दिया गया, लेकिन क्योंकि यह एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट था, इसलिए भारत को यूनाइटेड नेशन से प्रेशर आया। अगर पाकिस्तान को वो पैसे नहीं दिया जाता तो भारत का दूसरे देशों से रिश्ता काफी खराब हो सकता था। ऐसा होना एक नए नए आजाद हुए देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसलिए भारत को वो पैसा पाकिस्तान को देना पड़ा। इसमें गांधी जी का कोई रोल नहीं था। और रही बात अनशन की, तो उन्होंने अनशन अपने ही देश में हो रहे हिंसा को रोकने के लिए किया था, किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंसा करने वाले आम लोगों के खिलाफ। क्योंकि गांधी जी को इतने लोग मानते थे, इससे कई जगह हिंसा रुक भी गई थी। पाकिस्तान का उस अनशन में कोई जिक्र नहीं था, ये तो बस पाकिस्तान को पैसे देने की तारीख उस अनशन के तारीख के आसपास था, इसीलिए कुछ लोग इस झूठी दलील को सच मानने लगे। गांधी जी को आज आरएसएस के द्वारा एक बेवकूफ अडियल बुड्ढे की तरह दिखाया जाता है जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। ऐसा होता तो इतने सारे लोग उनसे कभी नहीं जुड़ते। गांधी जी ने अपने देश के लिए जितना किया है वो शायद ही किसी और ने किया हो। ऐसे आदमी के हत्यारे को आतंकवादी से कम और कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे नेताओं की हिम्मत तो देखो, बीजेपी के पावर में आते ही उसे एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा। हिंदू महासभा ने एक आतंकवादी के नाम के आगे देशभक्त लगाकर एक प्रोपेगेंडा फिल्म बना दिया और उसे 30 जनवरी 2015 में रिलीज करने के लिए शेड्यूल किया गया। लेकिन इस फिल्म के खिलाफ पुणे के कोर्ट में केस दाखिल हुआ और उसे बैन करने की मांग हुई। नाथूराम के उन भक्तों का हिम्मत तक नहीं हुआ कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने का, और यह फिल्म बैन हो गया। लेकिन हिंदू महासभा के ये लोग वहीं नहीं रुके। उन्होंने मेरठ में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने का मांग कर दिया। गांधी के मृत्यु के दिन को शौर्य दिवस के नाम से सेलिब्रेट करने की मांग रखी। 2019 में बीजेपी की एक मेंबर प्रज्ञा ठाकुर नाथूराम गोडसे को एक देशभक्त बताती है। ये वही प्रज्ञा ठाकुर है जिस पर आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने का चार्ज लगा था। ऐसी औरत को बीजेपी से 2019 की लोकसभा इलेक्शन में लड़ने का मौका मिलता है, फिर वो जीत भी जाती है और उसके बाद अपने पूरे 5 साल कंप्लीट भी करती है। फिर 2025 में बंगाल फाइल्स जैसा फिल्म आता है जिसमें गांधी जी को एक बेवकूफ बुड्ढे की तरह दिखाया जाता है। और दुख की बात तो यह है कि कई लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। जिस आदमी ने पूरे देश को इकट्ठा किया उससे लोग नफरत करने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर गांधी जी ना होते तो आज भारत देश ना होता। कोई भी आदमी सिर्फ एक ही दिन में हथियार उठाकर नाथूराम बन सकता है, उसके लिए कोई समझ की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरी उम्र निकल जाती है फिर भी लोग गांधी जी जैसा नहीं बन पाते। ऐसे ही फिलोसॉफिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल एसपी फिलॉसफी को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए।